रहीम। मेरा नाम फ़ाज़ जमील है और आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज जो है हमारा पहला टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि सब टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सिंथेसाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे, जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास इसकी जो है डेफिनेशन आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि इसके अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के पढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर्स और सब्सटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर हम और इसके अंदर एक और हम केमिस्ट्री ऑफ जितने भी लिविंग मैटर्स और सब्सटेंस जितने भी हैं उसकी जो हम केमिस्ट्री के पढ़ते हैं, तो वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो और तीसरा पॉइंट इसका ये कार्बन जो है एक इसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, उसके बाद हम ठीक है ये बात ये कहते हैं कि तीसरा पॉइंट इसका ये है कि पहले ये कहा जाता था कि कार्बन इज़ अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन इज़ अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो है ये कहते थे कि कार्बन जो है इसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी ये कुछ हमारे पास नॉट ऑर्गेनिक हैं, जैसे कि ये है और ये है, उसके बाद ये है। तो ये जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, इसके अंदर कार्बन तो है, लेकिन जो है ये क्या है हमारे पास नॉट ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है कि कार्बन इज़ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्योंकि ये आपके सामने ये कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कंपाउंड्स नज़र, ये सारे नॉट ऑर्गेनिक है। ठीक है, क्या है, नॉट ऑर्गेनिक है ये सारे कंपाउंड्स। ठीक है, और अब ये इसकी डेफिनेशन सही नहीं है। अगर हम इसको डेफिनेशन इसकी एक्यूरेट देखेंगे तो वो हमारे पास ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट अपना क्या बोलते हैं डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फर्दर आगे हमारे पास आ गई है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी हमें बताएगी कि पहले वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? वाइटल फोर्स थ्योरी दी जैकब बेर्जेलिस ने, और इसने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो प्रिपेयर नहीं होते लेबोरेटरी के अंदर। और इसने एक हमारे पास मिस्टीरियस फोर्स के बारे में बताया। इसने कहा एक मिस्टीरियस फोर्स है, वो वाइटल फोर्स है रिक्वायर्ड देयर प्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपना प्रोड्यूस कराने के लिए जो एक मिस्टीरियस फोर्स है, वो वाइटल फोर्स है जो प्रोड्यूस कराती है। वो दिस फोर्स इज़ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट और किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात ये कह रहा था, और ये कैन नॉट, इसने कहा कि ये प्रिपेयर नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किधर, लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, पर बाद में साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। उसने कहा नहीं, इसने जो है डिस्कार्डेड वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने बोला बिल्कुल वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये गलत बता रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसने क्योंकि इसने एक सिंथेसाइज किया था, यूरिया को सिंथेसाइज किया था। यूरिया एक नेचुरली फाउंड इन यूरिन ऑफ मेमल्स। तो मेमल्स का जो यूरिन है उसके अंदर जो है यूरिया पाया जाता है, और ये यूरिया जो है अपना ऑर्गेनिक है। तो ये कैसे मकसद बनाया इसने कैसे लेबोरेटरी के अंदर बनाया, इसने सिंथेसाइज किया यूरिया को फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। ये अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक था, उससे इसने ऑर्गेनिक बनाया। इसने अपना वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। और इसने अमोनियम साइनाइड ये अमोनियम साइनाइड को हमने क्या किया, हीट देने के बाद हमारे पास यूरिया बन गया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। कुछ ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास, वो देखते हैं। फिर ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ अगर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कहेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन, तो हम उससे क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड और प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या आ रहा है, सल्फ़र आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये जो मोर अमाइनो एसिड और प्रोटीन, जैसे अमाइनो एसिड और प्रोटीन जो है सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो, तब अगर कुछ ज़्यादा और भी अमाइनो एसिड ऐसे हैं और कुछ प्रोटीन है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन के साथ साथ अपना सल्फ़र होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन के साथ अगर फॉस्फोरस आ जाए, फॉस्फोरस। ठीक है, तो हम वो कौन सा वो क्या बनता है, तो उससे न्यूक्लिक एसिड और RNA DNA बनते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि
कुछ हमारे पास कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन भी होता है, ये सिंगल एटम्स भी होते हैं, ठीक है। आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम ये एटम भी होते हैं, और जो ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक जो मेन है वो ये हैं, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, टोटल कितने हैं? 6 हैं। और ये एलिमेंट्स ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और ऑर्गेनिक को बनाने के लिए जो ये ब्लॉक है, जैसे कोई घर बनाने के लिए ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे ईंटें, ऐसे ये एलिमेंट्स जो है ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिसके अंदर आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम, ये 3 भी होते हैं, लेकिन मेन जो एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास अपना क्या बोलते हैं, एक हो गई ओपन चेन क्लासिफिकेशन, जिस एक सेकेंड, अच्छा जी। अब हमारे पास आ जाती है कि फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ओपन चेन जो है फर्दर 2 में डिवाइड है। जैसे ओपन चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ठीक है, और ब्रांच चेन भी हो सकती है, ठीक है। ब्रांच चेन भी हो सकती है। स्ट्रेट चेन के अंदर क्या होता है कि कार्बन ऐसे अपना बॉन्ड बने होते हैं। जैसे ये देखो आपके सामने कार्बन बॉन्ड बने हुए, बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बने हुए, बिल्कुल ऐसे बने हुए आपके सामने, ठीक है। और साथ में इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि ब्रांच चेन कैसे, जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, अगर इसके साथ ऐसे करके एक और कार्बन आ जाए, ठीक है, और ये हमारे पास एक इधर और कार्बन आ जाए ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच बन गई। अगर हम ऐसे लेके ऐसे बनाएंगे तो ये ब्रांच बन जाएगी। अगर हम ऐसे बनाते तो ये ब्रांच बन जाती। अगर हम ऐसे बनाते तो ये ब्रांच बन जाती। तो ये एक ब्रांच बन रही है, तो ब्रांच इसे कह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, क्लोज चेन आ जाती है। क्लोज चेन को देखते हैं। क्लोज चेन, अब पहले नंबर पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर हमने क्या देखा, ओपन चेन को देखा, ओपन चेन का नाम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को देखा। अब हमारे पास आ जाते हैं हम क्लोज चेन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। क्लोज चेन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 के अंदर, जैसे उसको किया हुआ था किसके अंदर, 2 के अंदर, ओपन चेन को स्ट्रेट चेन के अंदर और ब्रांच चेन के अंदर पढ़ लिया वो। अब क्लोज चेन के अंदर फर्दर 2 में किया हुआ है, वो है एक होमोसाइक्लिक में और एक हाइड्रोसाइक्लिक के अंदर। हाइड्रोसाइक्लिक को पहले देख लेते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक कैसे होता है कि अपना हाइड्रो का मकसद ये है, साइक्लिक अगर होमोसाइक्लिक होगा तो मकसद बिल्कुल ऐसे होगा जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। हाइड्रोसाइक्लिक के अंदर ये होता है कि डिफरेंट हो जाना साइकिल के अंदर, मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाना, जैसे नाइट्रोजन आ जाना, जैसे ये नाइट्रोजन आ गया तो ये हाइड्रोसाइक्लिक हो गया। और ये अगर नाइट्रोजन नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक। अभी होमोसाइक्लिक, ये हाइड्रोसाइक्लिक क्या है, जिसके अंदर ये नाइट्रोजन का आ जाना या कोई और एलिमेंट्स का आ जाना, ये हाइड्रोसाइक्लिक हो जाता है। होमोसाइक्लिक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने आपको बताया। ये स्ट्रक्चर जो है ये देख लो, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है अपना, ये हमारे पास जो है ये है होमोसाइक्लिक। इसके अंदर कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। अब होमोसाइक्लिक के अंदर 2 और फर्दर क्या कहते हैं अपना ब्रांचेस आ जाती हैं, मतलब 2 और इसको डिवाइड कर दिया। अब होमोसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होते हैं। एलिसाइक्लिक के अंदर क्या होता है कि अपना इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, और इसमें एलिसाइक्लिक उसे कहते हैं नॉन एरोमेटिक को कहते हैं। ये एरोमेटिक है और ये जो है नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक जो है इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, मकसद इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, और इसमें जो है एरोमेटिसिटी है, ठीक है। और एरोमेटिसिटी क्या होती है और नॉन एरोमेटिसिटी, मकसद जिसमें नॉन एरोमेटिसिटी उसे कहेंगे जिसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। तो अब ये एरोमेटिक क्या होते हैं ये आपको फिर आगे डिफाइन करेंगे, आगे आपको बताते हैं। अभी आ जाते हैं हम आगे। अब हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, दैट गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप उसे कह रहे हैं कि ऐसा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो और दैट गिव्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे उसे फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। और अल्केन्स डज नॉट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप। अल्केन्स के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। और इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप को क्या कह रहे हैं, इट इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी उसका फंक्शनल पार्ट है, अपना फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी उसका फंक्शनल पार्ट है, कौन, ये अपना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ईच फंक्शनल ग्रुप जितने, ईच माना कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जो है डिफाइन करता है किसको, ऑर्गेनिक फैमिली को। जैसे
अपना OH जो है हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और ये डिफ़ाइन करता है अल्कोहल फैमिली को। किसको? अल्कोहल फैमिली को। अल्कोहल फैमिली को ये अपना फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करता है। जैसे अभी हम आ जाते हैं इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अब अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आपके सामने देखें ये कार्बन, देखो ये कार्बन है, ठीक है, और कार्बन है और इसके दरम्यान कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई और OH लगा हुआ है, ना कुछ। तो अल्केन OH लगेगा तो फिर वो अल्कोहल हो जाएगा, मकसद अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अल्कीन। अल्कीन के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसे डबल बॉन्ड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड जो नज़र आ रहा है, ये डबल बॉन्ड ये रहा, तो ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन के अंदर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन के अंदर, लेकिन अल्केन के अंदर नहीं है। अल्केन के अंदर नहीं है, अल्कीन के अंदर है। अब हमारे पास आ जाते हैं आगे अल्काइन के ऊपर। अल्काइन के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड ये खुद एक ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड था, ये फंक्शनल ग्रुप था। अब अरीन के अंदर आ जाते हैं। अरीन के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे पास हेलो अल्केन आ जाते हैं। हेलो अल्केन के अंदर हेलोजिन जो है, हेलोजिन ये X जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। और उसके बाद हम आ जाते हैं आगे हमारे पास जैसे कि ये एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन सा है, कार्बोनाइल, कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास, और ये हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, यहाँ से ये अपना R रेडिकल के साथ लगा हुआ है। तो ये एक स्पेसिफाई कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। R लगा हुआ है तो माना रेडिकल है, और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। और जब ये इस तरह की अरेंज में हो तो ये एल्डिहाइड होगा। अगर R एक साइड पर हो, एक साइड पर हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड होगा। अगर हमारे पास, और यही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, कीटोन की बात करें, कीटोन के अंदर कार्बोनाइल आ गया और साथ में इस तरफ भी R लगा हुआ, इस तरफ भी R लगा हुआ, बीच में जो है कार्बोनाइल कंपाउंड लगा हो, तो इसको हम कहेंगे कीटोन। और इसके अंदर हाइड्रोजन लगा होगा और इस साइड पे R लगा होगा, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हम अल्कोहल के अंदर आ जाते हैं। अल्कोहल के अंदर हमारे पास OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और ये हमें बता रहा है अल्कोहल्स का। और यहाँ पर O जो है दोनों के दरमियान आ रहा है, R1 और R2। R जो है अल्काइल ग्रुप है, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, बीच में O हो, मकसद ऑक्सीजन हो, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन ये जो है हमारे पास क्या बनकर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप बनकर आ रहा है। इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप NH2 अमाइन जो है ये है, और ये हमारे पास अमाइन को बता रहा है। उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी आप थोड़ा ध्यान से देख लें, R आ रहा है, साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड आ रहा है, ऑक्सीजन OH आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड आ रहे हैं दोनों। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। R आ गया, ठीक है, R आ गया, उसके साथ कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया, उसके साथ OH आ गया, और इधर से भी क्या आ गया, प्लस में H। दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर जो है बनाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे R आ गया, ठीक है। अब यहाँ से H आ गया, यहाँ से OH आ गया, ठीक है। ये दोनों रिमूव हो गए कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। यहाँ से H2O निकल कर चला गया, ठीक है, H2 निकल कर चला गया। अब जो है बाकी पीछे क्या बचा, बाकी पीछे RCOO बॉन्ड, ठीक है। अब और साथ में ऑक्सीजन रह गया, ये देखो ऑक्सीजन आ गया, फिर साथ में COO बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन आ गया, COO बॉन्ड, और साथ में R रेडिकल आ गया। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया दो कार्बोक्सिलिक एसिड ने जब कंडेंसेशन के ज़रिए इसने हमारे एसिड एनहाइड्राइड बना दिया। अब ध्यान से देखो, वही बना है या नहीं, ध्यान से देखो, वही बन गया ना। अभी हमारे पास आगे एक और आ जाता है जिसे हम ईस्टर कहते हैं। ईस्टर के अंदर क्या होता है कि R आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, और साथ में R दूसरी तरफ भी है, साथ में बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। R आ गया, ठीक है, साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया, और साथ में ऑक्सीजन और R आ गया, ठीक है। और अमाइड की बात करें, अमाइड के अंदर जो है क्या होता है कि R आ गया, ठीक है, साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड और NH2, ठीक है, अमाइन ग्रुप आ गया, तो ये हमारे पास अमाइड हो गया। उसके बाद असाइल हैलाइड के अंदर क्या है कि R आ गया और कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया, साथ में हेलोजिन आ गया, ये असाइल हैलाइड आ गया। ये हमारे पास सारे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, और उसके बाद हम आगे आ जाते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म के अंदर हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म हम कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑल आर आइसोमर्स, ठीक है, उसे हम आइसोमर्स कह देंगे। और जो फिनोमिना है ये आइसोमेरिज्म कहेंगे, जो फिनोमिना है उसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। द कंपाउंड्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स, और जो फिनोमिना है इसे हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब उसके अंदर जो है अपना मीथेन आ गया, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ठीक है, मीथेन आ गया, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ये दोनों डू नॉट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन से? मीथेन, ये देखें, इसे लिख देते हैं कि ये मीथेन हो गया और इथेन हो गया और ये प्रोपेन हो गया, ये एग्जिबिट नहीं करते स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म इज कंट्रीब्यूटेड बाय डायरेक्शन नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आइसोमेरिज्म जो है कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है, ठीक है।
अब इसके अंदर आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के अंदर आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है। आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कहते हैं कि पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टेटोमेरिज्म। ये सारे के सारे जितने भी ये टोटल 5 हैं, तो ये 5 जो है हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर कौन कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और अपना टेटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को सबसे पहले देख लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म के अंदर अपना क्या आ जाता है कि आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट चेन लेंथ। आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट चेन लेंथ, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट चेन लेंथ, ठीक है। अब आ जाती है कि इसकी एग्जांपल्स चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल ये है कि आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। मकसद आइसोमेरिज्म्स ऑफ ब्यूटेन कितने बन रहे हैं? एन ब्यूटेन बन रहा है और आइसोब्यूटेन बन रहा है, और यही इसकी चेन आइसोमेरिज्म उसे कह रहे हैं कि डिफरेंट चेन लेंथ, है एक जैसे अभी समझाते हैं आपको। ये उसके अंदर हमने ब्यूटेन ले लिया। क्या ले लिया? ब्यूटेन। ये आपके सामने कितने कार्बन? 1 2 3 ये 4, ठीक है। अब ये 4 कार्बन है टोटल, ठीक है। अब ये क्या है? इसको हम ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है, ब्यूटेन कहेंगे। अब ब्यूटेन के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि ये हमने ब्यूटेन लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन, ठीक है। अब ये एन ब्यूटेन है। अब इसके अंदर ब्यूटेन आइसोमर्स और ब्यूटेन कितने बन रहे हैं? एक तो एन ब्यूटेन बन गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बन सकता है? उसके अलावा ये देखें हमने क्या किया, इसको 3 अपना डिफरेंट चेन लेंथ का मकसद ये है कि हमने इसकी जो है अपना डिफरेंट चेन लेंथ का मकसद ये हो गया कि इसकी जो लेंथ है उसके अंदर हमने डिफरेंट करने की कोशिश की। जैसे ये पहले स्ट्रेट थी, अब हमने कोशिश की कि इसको आगे पीछे करें, जितने इसके जो है आइसोमेरिज्म बन रहे हैं उतने बनाएं। तो इसको हमने ऐसे बनाया, तो ये हमारे पास एक ब्रांच बन गई और ये हमारे पास स्ट्रेट चेन बन गई। तो ये हमारे पास बन गया आइसोब्यूटेन बन गया, ठीक है। क्या बन गया? आइसोब्यूटेन बन गया, ओके, आइसोब्यूटेन बन गया। अब ये एन ब्यूटेन इसका ब्यूटेन का आइसोमर्स है और ये आइसोब्यूटेन, और ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, क्योंकि ये चेन है, ये एक चेन है। इस चेन से ही हमने एक आइसोमर्स और बनाया जिसे आइसोब्यूटेन कह रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है? एन ब्यूटेन। ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है कि आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है कि आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये हमारे पास एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। अब हमने लिया सिर्फ इथेन ही है, समझ लो 2 कार्बन जो लिया है ना, तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इसके अंदर भी एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इथेन, ठीक है। इथेन लिया हमने। अब हमने क्या किया कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाएंगे इथेन के अंदर। तो इथेन के अंदर हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिया, उसको लगा दिया बीच में, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया ईथर, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया क्या? अल्कोहल। तो ये हमारे पास कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से इथेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगाएं और कितने वो बन सकते हैं, तो वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे हमने अभी लगाया, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अच्छा, हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाता है। आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेन इन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप अटैच। पोजीशन आइसोमेरिज्म उसे कह रहे हैं कि आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेन इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको समझाते हैं। इसके अंदर ये होगा कि हमने ले लिया, सबसे पहले क्या लिया? ब्यूटेन लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्यूटेन लिया। अब हमने फंक्शनल ग्रुप को अटैच, इसने ये कहा कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जहाँ होगी उस तरह के आइसोमेरिज्म कितने हो सकते हैं, और तो वो बताओ। तो इसके अंदर हमने देखा कि एक हमने लगा दिया पहले इस तरफ, ठीक है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। अब जब हमने फर्स्ट के साथ लगाया, तो हमने कहेंगे इसको कि फर्स्ट क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ये क्लोरीन है, ठीक है। फर्स्ट किसके साथ लगा हुआ है? फर्स्ट वाले के साथ लगा हुआ है, ये फर्स्ट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 क्लोरोब्यूटेन। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म उसे करेंगे क्लोरीन का एक हमने पहले फर्स्ट के साथ लगाया, तो फर्स्ट क्लोरोब्यूटेन बन गया। अब हमने क्या किया? ये हमारे पास क्या है? सेकेंड, ठीक है। अब हमने सेकंड के साथ क्लोरीन को लगाया, तो ये क्या बन गया? सेकंड क्लोरोब्यूटेन। ये ब्यूटेन है, ठीक है, सेकंड क्लोरोब्यूटेन बन गया। तो ये हमारे पास जो है क्या बनते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इससे ज़्यादा पोजीशन आइसोमेरिज्म ब्यूटेन के अंदर बन ही नहीं सकते। अगर हम इसको इस तरफ से लगाएंगे क्लोरीन को, यहाँ पर क्लोरीन समझो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, समझो यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। कहाँ लगा दिया? यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, ये देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, इस जगह पे क्लोरीन लगाया।
ठीक है। तो अब भी हम देखेंगे, ये हमारे पास पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, और ये चौथा हो जाएगा कार्बन, ठीक है, ऐसे। अब सेकंड फिर बात वही हो जाएगी कि यहाँ लगाने से भी सेकंड क्लोरो बन गया, सेकंड क्लोरोब्यूटेन बन रहा है। अब हमने क्या किया, और इस तरफ अगर हम इस तरफ लगाया, चलो हमने क्या किया, क्लोरीन को इस तरफ लगा दिया, चलो ठीक है। अब हमारे पास ये क्या फर्दर ये फर्स्ट वाला बन गया ऊपर, जैसे ये बात वही हो गई, तो ये फर्स्ट क्लोरोब्यूटेन, तो इससे ज़्यादा पोजीशन आइसोमेरिज्म बन ही नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, मेटामेरिज्म हम कहते हैं उसे कि आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि अनइक्वल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, जैसे हमने ईथर ले लिया, कौन सा लिया, ईथर लिया, फोकस करना थोड़ा, हमने कौन सा लिया, ईथर ले लिया, ईथर ले लिया, ठीक है, ईथर लिया। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये देखो ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। ईथर के अंदर क्या होता था कि आर और ओ आर, ये ऐसे, ये ईथर कहलाता है, ठीक है। अब ईथर लिया, ठीक है। अब ईथर के अंदर हमने देखा कि और कितने इसके जो है क्या बन सकते हैं, आइसोमर्स बन सकते हैं, वरना मेटामेरिज्म बन सकते हैं। तो वो कितने सारे बन सकते हैं अभी हम देख लेते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़, हमने इसके अंदर ब्यूटेन के हमने आइसोमर बनाने हैं, ठीक है, किसके, ब्यूटेन के मेटामेरिज्म बनाने हैं, ब्यूटेन के, ठीक है, ब्यूटेन के बना रहे हैं। देखना ब्यूटेन के क्यों, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं कि अपना ये बीच में हमारे पास क्या लगा हुआ था, ईथर लगा हुआ, ये भी ईथर लगा हुआ, ये भी ईथर लगा हुआ, ये भी ईथर लगा हुआ। अब क्या हुआ कि हमने देखा ये ब्यूटेन है, सबसे पहले ब्यूटेन के बना रहे मेटामेरिज्म। अब हमने देखा कि पहले हमने इसको बीच में लगाया, दोनों तरफ अपना दो लगा दिए, दो लगे हुए हैं, ठीक है, अपना कार्बन, ठीक है। अब हमने क्या कि इधर भी कार्बन होगा, सही है ना, CH3 है ये। अभी इधर भी हमने देखा कि एक तरफ ये मिथाइल हो गया, ठीक है, कार्बन एक हो गया, और यहाँ पे हमने 3 कर दिए, ठीक है, इसको प्रोपेन कर दिया। तो इस तरफ भी हमने इस तरफ एक मीथेन करके इधर हमने ऐसे कर दिया। इससे ज़्यादा हमारे पास मेटामेरिज्म बन ही नहीं सकते। एक बन गया सबसे पहले डाईथाइल ईथर, ठीक है, दूसरा हमारे पास बन गया मिथाइल ग्रुप, ये रहा, और मिथाइल, और ये N प्रोपाइल बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये N प्रोपाइल बन गया, ये वाला, ये N प्रोपाइल बन गया, ठीक है। और ये मिथाइल ग्रुप था यहाँ पे, और ये ईथर, एक डाईथाइल ईथर बन गया, 2 इथाइल ग्रुप है, बीच में ओ डाईथाइल ईथर, और मिथाइल N प्रोपाइल, बीच में ऑक्सीजन है, ये बन गया। और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल जो है ये रहा, और ये ईथर ये रहा। तो ये इससे ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं मेटामेरिज्म नहीं बन सकते, किसके, ब्यूटेन के। और ये थोड़ा सा गंद हो गया है, बस पढ़ाते वक्त तो इसके ऊपर इतना हंसना नहीं, बाकी जो असल चीज़ है उसको समझें। अब आ जाते हैं कि हम किसके ऊपर, टोटोमेरिज्म के अंदर। टोटोमेरिज्म क्या है, तो टोटोमेरिज्म के अंदर हम देख रहे हैं कि टोटोमेरिज्म किसे कह रहे हैं कि टोटोमेरिज्म कहते हैं अराइजेस ड्यू टू शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन की शिफ्ट होने की वजह से टोटोमेरिज्म जो है अपना होता है। तो शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है, शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन का होना विथ इन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब टोटोमेरिज्म किसे कहते हैं, टोटोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन किसे कहते हैं, H, ठीक है, किसे कहते हैं, अपना H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं ये। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विथ इन सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना, शिफ्ट होना प्रोटॉन का, उसे हम टोटोमेरिज्म कह रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैसे हो रही है शिफ्टिंग, अभी देखते हैं हम, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया। इसके अंदर देख रहे हैं कि हम इसी के अंदर जब प्रोटॉन का शिफ्ट हो जाना, ठीक, उसे हम कहते हैं अपना टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब जैसे ये प्रोटॉन, ये H जो है इधर से इधर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये H जो है अपना, ये H जो है ये वाला, ये यहाँ से आया इस इधर, ठीक है, किधर आ गया, इस तरफ आ गया, इधर आके इस H के साथ लग जाएगा। ये आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्या हो गया, H3 हो गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, वरना प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग होने के साथ साथ जब प्रोटॉन उधर चला गया, तो अब जो है प्रोटॉन इधर से इधर चला गया, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये देखो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई, ये मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो चुकी है, और यहाँ से हो रही थी और यहाँ पर हो गई है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। तो अभी इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या टोटोमेरिज्म है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विथ इन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो गए। अब हमारे पास आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्दर इस 2 में डिवाइड है, जिसके अंदर सिस आइसोमेरिज्म आ जाता है और ट्रांस आइसोमेरिज्म आ जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 में डिवाइड है, सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल कुछ भी नहीं है। और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप विद द रिस्पेक्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइजेस
ड्यू टू पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड। इसको मैं समझाता हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज दैट टू ग्रुप अटैच टू द सेम carbon must be different. The rotation of two carbons joined by a double bond or double bond could be happen only if the pi bond breaks. This ordinarily costs too much energy making symmetrical isomers possible। ठीक है, अब ये जो बात जो लिखी हुई है ना सारी, ये आपको मैं भी समझाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये अभी आपको मैं समझाता हूँ ये क्या बताना चाह रहा है कि अब देखें, सबसे पहले ये हमारे पास जो है ये वाला, आप नीचे वाले से समझ लें पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सबसे पहले इसके ऊपर अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास हमने कंपाउंड लिया। ठीक है, अब दो कंपाउंड लिए। ठीक है, अब उसके अंदर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। अब जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब दोनों इसी ब्रांच के साथ इस तरह अपना सामने है। ठीक है, और अपोजिट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस। ठीक है, क्या कहलाएगा, सिस। ठीक है, और ये इसको हम मेलिक एसिड कहते हैं। जो ये हमारे पास सिस बना हुआ है, ये जो भी कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, मेलिक एसिड है, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसके अपोजिट हो जाए बिल्कुल, जैसे ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। मेलिक एसिड है तो बिल्कुल इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन क्या हुआ कि अपना ये बिल्कुल सामने थे और ये बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो ये हमारे पास कहलाएगा ट्रांस, और इसको हम कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड, और ये हमारा मेलिक एसिड। पर जो इस ट्रांस के बारे में बता रहा है, ट्रांस आइसोमेरिज्म इज़ मोर, इसमें ये लाइन थोड़ी फोकस से सुनना, क्योंकि इसके अंदर जो है मेन बात बताने वाला हूँ। इसमें ये बहुत यही बात कह रहा है कि ट्रांस आइसोमर जो है ना, ट्रांस ये वाला, ये देखो ऊपर ये वाला ट्रांस आइसोमर जो है ना, ये वाला, तो इसके अंदर क्या ट्रांस आइसोमर में अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, जो मिथाइल ग्रुप अपोजिट है ऊपर, तो ट्रांस आइसोमर जो है मोर स्टेबल है, किससे, ट्रांस आइसोमर जो है मोर स्टेबल है देन कोरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स, और बल्कि ग्रुप आर अवे फ्रॉम ईच अदर अवॉइडिंग रिपल्जन। इसके अंदर जो है ट्रांस आइसोमर जो है मोर स्टेबल है। ठीक है, देन सिस आइसोमर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप आर अवे फ्रॉम ईच अदर अवॉइडिंग स्टेरिक रिपल्जन। जैसे कि अभी आपको समझा दें, ये देखो, ये इतना जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टेबल। अब ये एक इस तरफ ग्रुप है, ये एक इस तरफ ग्रुप है, ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी इससे, क्योंकि ये बिल्कुल अपना कोई भी अपना ग्रुप आता है तो इसको जो है अपना क्या बोलते हैं, इतनी आसानी से इससे रिएक्शन नहीं कर सकेगा, इससे जल्दी कर लेगा, क्योंकि इसकी साइडों में जगह हैं, लेकिन इसकी साइड में ये ग्रुप है, तो ये इसको थोड़ा अपने पास रखेगा, और इतनी जल्दी से इसको जो है अपना जो ग्रुप आएगा बाहर से, तो उसको इतनी जल्दी जो है रिएक्शन नहीं करने देगा। और यहाँ पर जो है साइडें खाली पड़ी हुई हैं, एक भी ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से फिर यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, रिएक्शन हो सकता है, तो इस वजह के लिए बोल रहे हैं कि मोर स्टेबल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ नो रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रिंग। अब बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड बिकॉज नो रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मिंग अ रिंग। अभी मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, ज्योमेट्रिक अब हमने लिया 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ले लिया, ये देखो 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिया, सही है। अब हमने देखा कि 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिया, देखो ये हमारे पास क्या है, सिस है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ट्रांस। ठीक है, ट्रांस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बोथ द मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ रिंग, देखो सेम साइड ऑफ रिंग में, और ये एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, ये रिंग ये बीच में, तो ये सेम साइड पर हो गए, पर ये जो है डिफरेंट साइड पर होगा। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप और ऑन द अपोजिट ऑफ साइड ऑफ रिंग। तो इसके अंदर क्या बात थी कि इसमें वही इसने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड में भी मकसद हो सकती है, आपके सामने मैंने दिखाई। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही है इसके अंदर भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें ये कह रहा था कि आर रिक्वायरमेंट फॉर ज्योमेट्रिकल इन साइक्लिक कंपाउंड देयर आर मस्ट बी एटलीस्ट 2 अदर ग्रुप। ठीक है, बिसाइड हाइड्रोजन ऑन द रिंग, और दे मस्ट ऑन डिफरेंट रिंग कार्बन एटम्स। जैसे यहाँ पर अलग अलग थे तो तभी इसके दरमियान हुई है ना। अब बोल रहा है कि अगर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल 1,1 डाईमिथाइल, अब एक ही के ऊपर अगर ग्रुप के ऊपर लगे हो, जैसे यहाँ पर H की जगह ये ग्रुप आगे लग जाए और H यहाँ पर आगे लग जाए, तो इसके अंदर थोड़ी ना बनेगी वो क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर नहीं होगी, जैसे ये बोलना चाह रहा है ना 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो वही बात इसमें ऊपर भी यही कहना चाह रहा है कि जैसे ऊपर भी यही बात कहना चाह रहा है कि इसके दरमियान हो सकती है ये जो लिखा हुआ पॉइंट, और ये जो पॉइंट बताना चाह रहा है कि ये अगर दोनों तरफ हो तो फिर नहीं हो सकती, आगे पीछे हो 1,2 पर हो तो तब हो सकती है। ठीक है।